नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। उत्कर्ष ऐप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है। सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के ऊपर, और राजस्थान राज्य के इतिहास विषय के अंतर्गत मित्रों अपनी चर्चा चल रही थी चौहान राजवंश। और चौहान राजवंश में भी अपन जिस शासक के बारे में विस्तृत चर्चा कर रहे थे उसका नाम था पृथ्वीराज तृतीय। दोस्तों, अपनी चर्चा हो रही थी पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर, जिसे अपन राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल अपन ने देखा था 1177 ईस्वी से लगा करके 1192 ईस्वी तक। मित्रों, पृथ्वीराज के काल में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, उन सभी घटनाक्रमों पर अपन विस्तार से बातें कर चुके हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उसमें कुछ फैक्ट लिखने बाकी थे, वो लिख करके पृथ्वीराज तृतीय के इतिहास का विधिवत मित्रों क्या करते हैं, समापन करते हैं। दोस्तों, पृथ्वीराज के बारे में एक बार मैं मोटा मोटा रिवाइज करवा देता हूं, जल्दी से ध्यान से सुन ले, ताकि पृथ्वीराज तृतीय से बनने वाला कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में किसी भी प्रकार की गलती की कोई संभावना नहीं रह जाए। देखिएगा, पृथ्वीराज का जन्म होता है 1166 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? अनिहल पाटन। अनिहल पाटन पड़ता है गुजरात में। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज तृतीय क्या बन जाते हैं? शासक बन जाते हैं 1177 ईस्वी में। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि 1177 ईस्वी में पृथ्वीराज शासक बनते हैं तो इनके उपाधि थी इनकी दलपुंगल। खुद स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने में असमर्थ थे, इस कारण इनकी संरक्षिका किसको नियुक्त की जाती है? इनकी माता कर्पूरी देवी को। इनका घोड़ा नाट्यरंबा, पत्नी संयोगिता और इच्छिनी, भाई हरिराज, पुत्र गोविंदराज, बहन पृथ्वीबाई प्रभा। ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने इनके समकालीन एक एक शासक बताए थे, और समकालीन शासकों के साथ दोस्तों अपन ने संबंध भी देखे थे। मैंने यहां पर उत्तर ही उत्तर में आपको बताया था, यहां पंजाब के आसपास में जो जाति थी, यहां पर जो जिस वंश ने शासन किया था उस वंश का नाम था भंडानक जाति। बताओ, उस जाति का नाम कौन सी जाति था? भंडानक। मैंने यहां पर कहा कि हरियाणा में रेवाड़ी और गुड़गांव के पास में पृथ्वीराज तृतीय का चचेरा भाई और चचेरे भाई का नाम क्या था मित्रों? नागार्जुन था। यहां पर मैंने बताया था कन्नौज का शासक पूर्व दिशा में, और कन्नौज का जो शासक था दोस्तों उसका नाम था जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। दोस्तों, फिर मैंने यहां पर बताया था कि महोबा, और महोबा वर्तमान में बुंदेलखंड के पास में यूपी में पड़ता है, लेकिन उस समय यह मालवा मध्य प्रदेश में माना जाता था। महोबा का शासक था जिसका नाम था परमर्दी देव चंदेल। महोबा का शासक जिसका नाम बताओ दोस्तों क्या था? परमर्दी देव चंदेल था। फिर मैंने यहां पर दोस्तों आपको गुजरात का शासक बताया था, और गुजरात का नाम भीमदेव द्वितीय था, या भीमदेव द्वितीय जो है, भीमदेव सोलंकी या भीमदेव द्वितीय आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर था भीमदेव सेकेंड, या भीमदेव जो किस वंश का था? सोलंकी अथवा चालुक्य वंश का था। और मित्रों, यहां पर मैंने बताया था पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के पीछे का यह प्रदेश कहलाता था गौर प्रदेश, जिसे वर्तमान में अपन अफगानिस्तान भी कहते हैं। और यहां का जो शासक था दोस्तों उसका नाम था मोहम्मद गौरी। बताओ, यहां का जो शासक था उसका नाम क्या था? मोहम्मद गौरी। और इन प्रत्येक राजा के साथ दोस्तों मैं आपको इनका संबंध भी बता चुका हूं कि पृथ्वीराज जी का प्रत्येक के साथ में संबंध क्या था। देखना, प्रत्येक शासक के साथ भंडानक जो है ये अपने सीमा का विस्तार करते करते भरतपुर की सीमा तक आए थे। इन सर्वप्रथम भंडानकों के विद्रोह का दमन, फिर अपने चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया। ये सारे घटनाक्रम अपन पूरे विस्तार से देख चुके हैं। फिर अपन ने देखा था कि जयचंद गढ़वाल की पुत्री का नाम था संयोगिता, और संयोगिता के साथ में गंधर्व विवाह किया था पृथ्वीराज ने। जयचंद गढ़वाल इस बात से नाराज था, क्योंकि जयचंद गढ़वाल जो है उसने अपनी पुत्री जो है संयोगिता के लिए एक स्वयंवर सभा का आयोजन भी किया था। और उस स्वयंवर सभा के दौरान इस संयोगिता ने अपनी जो वरमाला थी, जो संयोगिता के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय की मूर्ति में पहना दी गई थी, उस बिंदु पर भी अपने चर्चा की थी।
उसके बाद मैंने बताया था कि परमर्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज के 82 सैनिकों को बंधक बना लिया था और उन सैनिकों की हत्या परमर्दी देव के द्वारा कर दी जाती है। परिणाम स्वरूप जो है इस परमर्दी देव के ऊपर जो है पृथ्वीराज तृतीय आक्रमण करता, जिसे अपन महोबा अथवा तुमुल का युद्ध कहते हैं मित्रों। उसके बाद मैंने भीमदेव से दुश्मनी के कारण बताए थे, और भीमदेव से दुश्मनी के कारण में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक तो पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या इनके द्वारा की गई थी, और दूसरा मैंने बताया था कि यहां पर जो प्रदेश है आबू प्रदेश, इस आबू प्रदेश की जो राजकुमारी थी, इस आबू प्रदेश की राजकुमारी का नाम था इच्छिनी। इस इच्छिनी का विवाह बताओ किसके साथ होने वाला था? इच्छिनी का विवाह इस भीमदेव द्वितीय के साथ होना था, लेकिन जो इच्छिनी है इसका विवाह बताओ मित्रों किसके साथ हो जाता है? पृथ्वीराज तृतीय जो है इस इच्छिनी के साथ में विवाह कर लेते हैं। इस कारण इस वैवाहिक गतिरोध भी उत्पन्न होता है, और इन सभी कारणों से, इन सभी गतिरोधों के अलावा दोस्तों अपन ने देखा कि ये सारे शासक जो थे मोहम्मद गौरी के सहयोग से पृथ्वीराज को पराजित करना चाहते थे। फिर अपन ने देखा था कि तराइन का पहला युद्ध हुआ, फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। तराइन के पहले युद्ध में गौरी पराजित हुआ, उसके बाद गौरी अपनी पराजय का बदला लेना चाहता। फिर तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। पृथ्वीराज क्यों हुआ उसके कारण अपन ने देखे थे मित्रों, क्योंकि पृथ्वीराज जो था उचित सैन्य व्यवस्था के साथ, उचित तैयारी के साथ में युद्ध भूमि में नहीं उतरा था। इस कारण पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? पराजय हुई थी। यहां तक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन ने चर्चा की थी। अब मैं इनको फैक्ट टू फैक्ट लिख देता हूं, आपको साथ के साथ लिखते रहना है, साथ के साथ उतार लेना, और चाहे तो याद भी कर सकते हैं। पहला बिंदु क्या लिख सकते हैं मित्रों? पृथ्वीराज के समकालीन, पृथ्वीराज के समकालीन पृथ्वीराज के समकालीन पंजाब व आसपास के क्षेत्र पर, पंजाब व आसपास के क्षेत्र पर बंडानकों का शासन था। बंडानकों का शासन था। नेक्स्ट, बंडानकों द्वारा राय सिंह को पराजित कर, राय सिंह को पराजित कर भरतपुर तक ये राज सिंह का जो कार्य क्षेत्र था मित्रों, ये योध्य प्रदेश था। यानी अपन लिख सकते हैं यह जो प्रदेश था चूरू का राजा था। राज सिंह को पराजित कर भरतपुर तक क्षेत्र विस्तृत किया। नेक्स्ट, 1181 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने बंडानकों के विद्रोह का या बंडानकों को पराजित कर पंजाब की सीमा से बाहर खदेड़ा। पंजाब की सीमा से बाहर खदेड़ा। नेक्स्ट, बंडानकों का मुख्य सरदार देवा बंडानक था। मित्रों अपन ने देखा था कि जो बंडानक है
वो बंडानक धीरे धीरे प्रदेश को आगे बढ़ा रहे थे। और चूरू के आसपास एक शासक था राय सिंह, पहले उसका ये कार्य क्षेत्र हुआ करता था। ये राय सिंह भी चौहान वंश का था, लेकिन मोहिली चौहान इसकी शाखा थी, यानी चौहानों में भी एक शाखा थी मोहिली। उस मोहिली चौहानों का ये शासक था। उस राय सिंह को ये बंडानक पराजित करके आगे भरतपुर धौलपुर तक आ जाते हैं। इस कारण पृथ्वीराज इनको 1181 ईस्वी में पराजित करता है और सिंध तक छोड़ करके आता है। यहां तक उतारे, फिर चलते हैं आगे। यह था पृथ्वीराज का पहला अभियान, पृथ्वीराज का बंडानकों के खिलाफ अभियान। हालांकि पृथ्वीराज के बारे में अगर पूछा जाए कि पृथ्वीराज का प्रथम सैनिक अभियान कौन सा था, तो वो अपने चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ था। ये वो भी 1181 में था, ये भी 1181 में था। यहां पर बंडानकों के साथ पृथ्वी का क्या संबंध था? कोई ज्यादा संबंध नहीं था, केवल और केवल ये आए थे आगे राय सिंह को पराजित करके, और 1181 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय इनको वापस खदेड़ देता है। यहां तक अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज तृतीय के समय प्रमुख बंडानक सरदार कौन था? देवा बंडानक था। और इन्होंने किस शासक को पराजित किया था? राय सिंह। ये बताओ कहां पर था? चूरू में। नेक्स्ट मित्रों, हरियाणा की सीमा पर, वर्तमान हरियाणा लिख सकते हैं, वर्तमान हरियाणा में स्थित रेवाड़ी व गुड़गांव के पास, रेवाड़ी व गुड़गांव के पास, गुड़गांव के पास के क्षेत्र पर, गुड़गांव के पास के क्षेत्र पर, गुड़गांव के पास के क्षेत्र पर नागार्जुन का अधिकार था। नागार्जुन का अधिकार था। नेक्स्ट, नागार्जुन पृथ्वीराज तृतीय का चचेरा भाई था। पृथ्वीराज तृतीय का चचेरा भाई। 1181 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन को पराजित किया। नागार्जुन को पराजित किया। नेक्स्ट, इस अभियान को पृथ्वीराज तृतीय का प्रथम सैनिक अभियान कहा जाता। प्रथम सैनिक अभियान कहा जाता। पृथ्वीराज तृतीय का प्रथम सैनिक अभियान कहा जाता। यहां तक छापो, फिर आगे चलते हैं।
यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया दोस्तों। तो उसके बाद आगे चलते हैं मित्रों। यह था अपना पृथ्वीराज तृतीय का नागार्जुन के साथ संबंध और भंडानक। पूरे पृथ्वीराज का क्या क्या संबंध था वो दोस्तों अपन पिछली क्लास में आसानी से समझ चुके हैं। उनको टू द पॉइंट लिख देते हैं। देखिएगा अगला बिंदु देखते हैं मित्रों। अगला बिंदु जयचंद गढ़वाल के साथ संबंध। तो मित्रों अगला हेडिंग लगा सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय का जयचंद गढ़वाल के साथ संबंध। पृथ्वीराज तृतीय का कन्नौज से संबंध। मित्रों यहां पर अगला हेडिंग लगा सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय का कन्नौज से संबंध। यानी कन्नौज से पृथ्वीराज तृतीय का क्या क्या संबंध था। मित्रों कन्नौज से संबंध के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कन्नौज उस समय का एक बहुत बड़ा उपजाऊ भौतिक भूभाग था। वो भी अपने को ध्यान में रखना है। और बहुत बड़ा भौतिक भूभाग होने के साथ साथ तीन तरफ से नदियों का पानी और एक तरफ उपजाऊ मैदानी भाग। यानी उस क्षेत्र पर हर कोई राजा अपना अधिकार चाहता था। उसमें पृथ्वीराज भी शामिल था। इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि शासक की महानता इसी में होती है कि हर अच्छे प्रदेश पर उसका नियंत्रण हो। पहली बात तो पृथ्वीराज तृतीय की इस योजना का विरोध जयचंद गढ़वाल ने किया। और दूसरा सबसे प्रमुख कारण मित्रों अपने देखा था कि पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद गढ़वाल की पुत्री का नाम था संयोगिता। वो ध्यान रखिएगा जो संयोगिता थी उस संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया। इस कारण मित्रों आपको पता है कि गंधर्व विवाह करने के कारण इस जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में वैमनस्य उत्पन्न होता है। और वैमनस्य उत्पन्न होने के कारण मित्रों पृथ्वीराज जो है इस जयचंद पर, हालांकि कोई आक्रमण नहीं हुआ था, पृथ्वीराज गया था संयोगिता को लाया था जिसमें कोई ज्यादा विवाद नहीं हुआ था। यानी पृथ्वीराज और संयोगिता के बीच लेकर में जयचंद और पृथ्वीराज के बीच को ज्यादा विवाद नहीं होता है। दो तीन लाइनें लिख सकते हैं। पहला पृथ्वीराज तृतीय कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता। कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता। नियंत्रण स्थापित करना चाहता क्योंकि कन्नौज एक उपजाऊ मैदानी भूभाग था। क्योंकि कन्नौज एक उपजाऊ मैदानी भूभाग था। मैदानी भूभाग था। अगला बिंदु पृथ्वीराज तृतीय ने जयचंद की पुत्री संयोगिता के साथ गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह किया। नेक्स्ट, जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री हेतु स्वयंवर सभा का आयोजन किया। स्वयंवर सभा का आयोजन किया। लेकिन आपको पता है स्वयंवर सभा का परिणाम फेल हुआ था। नीचे नोट लगा के लिख सकते हैं। स्वयंवर सभा में दी गई वरमाला को स्वयंवर सभा में दी गई वरमाला को सरस्वती माला कहा जाता है। दी गई वरमाला को मित्रों इस शब्द का थोड़ा सा ध्यान रखना, सरस्वती माला कहा जाता है। यानी स्वयंवर सभा में जो माला रहती है वधू के हाथ में, जो अपना वर चुनना चाहता है उसको वरमाला नहीं कह करके कौन सी माला कहते हैं वो ध्यान रखिएगा। यह कहलाता है अपने सरस्वती माला। यहां तक उतारी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
यहां तक सभी ने उतार लिया। तो ये दोस्तों था अपना पृथ्वीराज चौहान का जयचंद गढ़वाल के साथ संबंध। तीन संबंध देखे, तीनों के साथ अपन ने देख लिया कि रिश्ता अच्छा नहीं रहा। पहले अपन ने भंडानकों का देखा, उसके बाद जयचंद गढ़वाल के साथ देखा, और उसके बाद में मित्रों अपन ने नागार्जुन के साथ देखा। और नागार्जुन के साथ जो आक्रमण हुआ था 1181 ईस्वी में मित्रों, उससे अपन ने पृथ्वीराज चौहान का प्रथम सैनिक अभियान कहते हैं। अब मित्रों अगला जो शासक था वो शासक था परमर्दी देव चंदेल। बताओ कौन सा शासक है? परमर्दी देव चंदेल, जो महोबा, वर्तमान में महोबा यूपी में आता है, उस महोबा के शासक के साथ संबंधों के ऊपर भी अपन दोस्तों चर्चा कर चुके थे। और चर्चा अपन ने क्या की थी कि पृथ्वीराज के 82 सैनिकों को ये बंधक बना लेता है और उनकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के कारण पृथ्वीराज अपने सैनिकों की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस परमर्दी देव चंदेल पर 1182 ईस्वी में मित्रों आक्रमण करता है। और जब आक्रमण करता है तो इस आक्रमण में परमर्दी देव चंदेल के दो प्रधान सेना नायक, एक का नाम था मित्रों ध्यान रखना आला, दूसरे का नाम था उद्दल। तो आला और उद्दल जो थे, इस आला और उद्दल ने पृथ्वीराज के सामने बड़ी वीरता से अपनी लड़ाई का परिचय दिया। हालांकि इस युद्ध में विजय पृथ्वीराज तृतीय ही हुआ था, लेकिन आला और उद्दल बड़ी वीरता से मित्रों लड़े थे। और बड़ी वीरता से लड़ने के कारण विदेशी इतिहासकार जिगनिंग ने इनके बारे में क्या लिखा था कि 11 वर्ष कुकर जिए 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए बाकी जीवने धिकार। यहां तक का घटनाक्रम अपने को पता होना चाहिए। तो लिख सकते हैं पृथ्वीराज तृतीय का महोबा के साथ संबंध। पृथ्वीराज तृतीय का महोबा के साथ संबंध, महोबा के साथ संबंध, ये अपन पूरी विस्तार से संबंध चर्चा कर चुके थे। देखना पहला संबंध क्या है? पृथ्वीराज तृतीय दिग्विजय नीति के तहत, पृथ्वीराज तृतीय दिग्विजय नीति के तहत दिग्विजय नीति के तहत परमर्दी देव चंदेल को पराजित कर, चंदेल को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार चाहता, इस क्षेत्र पर अधिकार चाहता। नेक्स्ट, परमर्दी देव चंदेल ने, परमर्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज तृतीय के 82 सैनिकों को, 82 सैनिकों को बंधक बनाकर, पृथ्वीराज तृतीय के 82 सैनिकों को बंधक बनाकर मौत के घाट उतारा, मौत के घाट उतारा। इन दोनों कारणों से पृथ्वीराज तृतीय क्या करता है? आक्रमण। लिख देते हैं 1182 ईस्वी में भुवनेकमल के नेतृत्व में, भुवनेकमल के नेतृत्व में परमर्दी देव चंदेल पर, परमर्दी देव चंदेल पर पृथ्वीराज तृतीय का आक्रमण। यहां तक एक बार छापिए, उसके बाद मित्रों बढ़ते हैं आगे।
हाँ, यहां तक उतार लिया तो दोस्तों देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो ध्यान रखिएगा, अब आक्रमण करता है तो इस आक्रमण के समय अपना सेनाध्यक्ष कौन रहता है? भुवनेकमल। यानी पृथ्वीराज तृतीय का जो सेनाध्यक्ष था उसका नाम था भुवनेकमल, और उधर से जो सेनापति थे उनका नाम था आला और उदल, और एक युद्ध होता है मित्रों, उस युद्ध का नाम है महोबा का युद्ध। तो ये इसी में लिखना है आगे, महोबा का युद्ध। अगला बिंदु, महोबा का युद्ध, इसी युद्ध को कहा जाता है तुमुल का युद्ध। महोबा का युद्ध अथवा तुमुल का युद्ध। और ये जो महोबा का युद्ध अथवा तुमुल का युद्ध होता है ये दोस्तों 1182 ईस्वी में होता है। स्थान मित्रों ये ध्यान रखना, एमपी और यूपी की सीमा पर है, तो स्थान वर्तमान में नारायणपुरा नामक स्थान है। नारायणपुरा स्थान, नारायणपुरा यूपी। नेक्स्ट, मध्य, ये युद्ध किस किस के मध्य होता है मित्रों ध्यान रखना, ये युद्ध होता है एक तरफ तो पृथ्वीराज तृतीय, इस पृथ्वीराज तृतीय का जो सेना नायक है उसका नाम है मित्रों भुवनेकमल। पृथ्वीराज तृतीय का जो सेना नायक है उसका नाम क्या है? भुवनेकमल। और सामने है मित्रों परमर्दी देव चंदेल, हालांकि इस युद्ध में खुद उपस्थित नहीं था। परमर्दी देव चंदेल के सेनापति परमर्दी देव चंदेल खुद उपस्थित नहीं होकर इसके दो सेनापति, एक का नाम था आला और दूसरे का नाम था मित्रों उदल। आला और उदल। इस युद्ध में विजेता कौन होता है? इस युद्ध में जो विजेता होता है मित्रों वो होता है पृथ्वीराज तृतीय। इस युद्ध का विजेता पृथ्वीराज तृतीय, और आला और उदल के नीचे लिख लेना दोस्तों वीर गति को प्राप्त। वीर गति को प्राप्त, यहां तक छापो, उसके बाद आगे चलते हैं। यह था मित्रों अपना तुमुल का युद्ध। बताइए दोस्तों कौन सा युद्ध था? तुमुल का युद्ध। और तुमुल के युद्ध में दोस्तों पराजित कौन होता है? पृथ्वीराज तृतीय जो है इसको पराजित करता है परमर्दी देव चंदेल, और आला और उदल वीर गति को प्राप्त होते हैं। मित्रों आला और उदल को ध्यान रखिएगा, वीर गति के आला और उदल जो है, इस आला और उदल के वीर गति के प्राप्त होने के पश्चात मित्रों इतिहासकार जिगनिंग ने क्या कतर लिखा है कि 11 वर्ष, ध्यान रखा है 11 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवने धिक्कार। ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब अगले बिंदु की तरफ दोस्तों चलते हैं। देखना यहां पर लिख सकते हैं आला और उदल की, एक लाइन उतार लेना, हालांकि मेंस जैसे पेपर के लिए कथन महत्वपूर्ण हो जाता है।
आला वे उदल की वीरता को देखकर, आला वे उदल की वीरता को देखकर, उदल की वीरता को देखकर, आला वे उदल की वीरता को देखकर जिगनिंग ने, जिगनिंग ने लिखा, जिगनिंग ने लिखा, बताओ क्या लिखा? जिगनिंग ने लिखा 11 वर्ष कुकर जिए। बताओ क्या लिखा? 11 वर्ष कुकर जिए। कुकर का अर्थ होता है कुत्ता। 11 वर्ष कुकर जिए, 12 वर्ष सियार, 12 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन धिक्कार, बाकी जीवन धिक्कार। ऐसा कथन मित्रों किसने लिखा था? ऐसा कथन लिखा था जिगनिंग ने। किसकी वीरता को देख करके? ध्यान रखिएगा, अपने आला और उदल की वीरता को देख करके। कथन देखने के बाद में मित्रों अगले तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। अगला बिंदु देखते हैं मित्रों, पृथ्वीराज तृतीय व गुजरात का संबंध। मित्रों ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय व गुजरात का संबंध, पृथ्वीराज तृतीय व गुजरात का संबंध। मित्रों पृथ्वीराज तृतीय व गुजरात का जो संबंध है, इस पृथ्वीराज तृतीय व गुजरात के संबंध के ऊपर भी दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वीराज तृतीय जो है, पृथ्वीराज तृतीय और गुजरात के बीच में संबंधों के तहत मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज तृतीय जो है वो पृथ्वीराज तृतीय के गुजरात की दुश्मनी के दो प्रमुख कारण। पहला अपने पिता सोमेश्वर की जो हत्या है, पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की जो हत्या है, ये अपने मोहम्मद अपने भीमदेव सेकंड के द्वारा की गई थी। और दूसरा आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह का कारण। दोनों कारण अपन पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं यहां लिख देता हूं। पहला कारण, पृथ्वीराज तृतीय के पिता, पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या, सोमेश्वर की हत्या, पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या गुजरात शासक भीमदेव सोलंकी द्वारा की गई, भीमदेव सोलंकी द्वारा की गई। और नेक्स्ट बिंदु, आबू की राजकुमारी इच्छिनी, आबू की राजकुमारी इच्छिनी, आबू की राजकुमारी इच्छिनी, आबू की राजकुमारी इच्छिनी से विवाह भीमदेव करना चाहता, लेकिन विवाह पृथ्वीराज के साथ संपन्न हुआ। सीधा कह सकते हैं इच्छिनी का विवाह विवाद, लेकिन विवाह पृथ्वीराज तृतीय के साथ संपन्न। यहां तक छापो, फिर चलते हैं आगे।
ये था दोस्तों अपने पृथ्वीराज तृतीय जो है, इस पृथ्वीराज तृतीय का दोस्तों ध्यान रखना गुजरात के साथ संबंध। यहां तक के साथ साथ सारे संबंध दोस्तों आपको क्लियर होने चाहिए। पहला अपने देखा भंडानकों के साथ क्या संबंध था, क्यों पराजित किया, फिर नागार्जुन को देखा, फिर अपने परमर्दी देव चंदेल के साथ तुमुल का युद्ध लड़ा, और अब ये कन्नौज, अपने कन्नौज क्या भीमदेव सोलंकी के साथ संबंध पड़ा है। यहां तक के जो भी संबंध पड़े सभी विद्यार्थियों को आशा करते हैं कि पूर्ण रूप से याद भी हो गए और साथ के साथ उतार भी लिए गए हैं। अब मित्रों मैं मुख्य रूप से पृथ्वीराज का इतिहास जो है वो मोहम्मद गौरी के साथ तुलना के साथ शुरू होता है। देखना दोस्तों, ध्यान से समझना, मोहम्मद गौरी इधर देखना, ये अपना प्रदेश जो है, इस प्रदेश पर जो शासन किया गया है मित्रों, वो शासन है पृथ्वीराज तृतीय का। और पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी तक का शासक बनता है। मित्रों ध्यान रखना, इधर के सारे शासकों के साथ संबंध अपन पढ़ चुके हैं पृथ्वीराज, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो बिंदु है पृथ्वीराज का, अपने को पढ़ना है गौर प्रदेश के साथ। मित्रों इस क्षेत्र का प्रदेश यहां का जो है ये पाकिस्तान कहलाता है, और मित्रों यहां का जो प्रदेश है ये प्रदेश कहलाता है गौर प्रदेश। इसको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखना है। गौर प्रदेश जो है, गौर प्रदेश जो है उसके बारे में देखिएगा। गौर प्रदेश का जो शासक था, उस गौर प्रदेश के शासक का नाम मित्रों ध्यान रखिएगा, उस गौर प्रदेश के शासक का नाम था गयासुद्दीन गौरी। मित्रों ध्यान रखिएगा, ये गौर प्रदेश का जो उस समय का शासक था, उस शासक का नाम था मित्रों गयासुद्दीन गौरी। 1173 ईस्वी में मित्रों ध्यान रखना, इस गयासुद्दीन गौरी ने गौर प्रदेश का गवर्नर, कौन सी ईस्वी में मित्रों, 1173 ईस्वी में, ये जो गयासुद्दीन गौरी था, ये गयासुद्दीन गौरी जो है इसने 1173 ईस्वी में इस गौर प्रदेश या अपन कह सकते हैं गजनी का सूबेदार, गौर प्रदेश की राजधानी थी गजनी, और इस गजनी का जो सूबेदार बनाया था मित्रों, यह सूबेदार बनाया मोहम्मद गौरी को। बताओ, जो गौर प्रदेश या जिसे वर्तमान में अफगानिस्तान कहते हैं, यहां का सूबेदार 1173 ईस्वी में कौन बनता है, मोहम्मद गौरी बनता है। इस बात को भी ध्यान रखना। गौर प्रदेश का प्रारंभिक शासक कौन था, गयासुद्दीन गौरी। 1173 ईस्वी में यहां की सत्ता मित्रों ध्यान रखना किसके हाथ में आ जाती है, मोहम्मद गौरी के। अब देखना दोस्तों, मोहम्मद गौरी जो है, जैसे ही मोहम्मद गौरी को सत्ता मिलती है, मोहम्मद गौरी की आकांक्षाएं बड़ी है, इच्छाएं बड़ी है, और सबसे बड़ा बात जो राजस्थान है, इस राजस्थान के कई राजा या पृथ्वीराज के जो भी पड़ोसी राजा थे, वो सब गौरी के साथ देने की बातें कर रहे थे। और इसी योजना के साथ मित्रों ये जो मोहम्मद गौरी है, ये मोहम्मद गौरी आगे की तरफ रुख करता है, यानी हिंदुस्तान की तरफ रुख करता है, हिंद प्रांत की ओर रुख करता है। मित्रों ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान की तरफ जब रुख किया जाता है, तो हिंदुस्तान की तरफ रुख किए जाने के बाद में ध्यान रखना, पाकिस्तान उस समय भारत का ही भाग था, यह सबसे पहले मित्रों आता है और आता है मुल्तान पर अधिकार करता है। मित्रों ध्यान रखना, यह सबसे पहले जो आता है 1175 ईस्वी में, और 1175 ईस्वी में मुल्तान में किस राजा का शासन था, भाटी वंश का। 1175 ईस्वी में भाटियों को पराजित करके मित्रों यह क्या कर लेता है, भाटियों को पराजित करके इस स्थान पर अधिकार कर लेता है, मुल्तान पर। मुल्तान के बाद में मित्रों इसका अगला जो टारगेट था, वो अगला टारगेट इधर गुजरात था। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, गुजरात जो स्थान था, इस गुजरात का जो शासक था, वो अपने को पता है भीम सिंह या भीमदेव चालुक्य या भीमदेव सोलंकी था। मित्रों भीमदेव सोलंकी पर आक्रमण करके मोहम्मद गौरी जो है वो इस गुजरात पर अधिकार करना चाहता था। लेकिन ध्यान रखना, 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी के अंदर अपने भीमदेव सोलंकी और इस मोहम्मद गौरी के बीच में मित्रों एक युद्ध होता है। इस युद्ध को अपन कहते हैं आबू का युद्ध, अथवा इस युद्ध को अपन कह सकते हैं अहिलवाड़ा का युद्ध। बताओ, आबू अथवा अहिलवाड़ा का जो युद्ध था,
आबू अथवा अहिलवाड़ा का जो युद्ध होता है वो आबू या अहिलवाड़ा का युद्ध 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और अपने भीमदेव सोलंकी के बीच में होता है मित्रों। अब देखना, इस आबू या अहिलवाड़ा का जो युद्ध था, इस आबू या अहिलवाड़ा के युद्ध में मित्रों इस भीमदेव सोलंकी ने मोहम्मद गौरी को क्या किया था? पराजित किया था। मोहम्मद गौरी को पराजित। और मित्रों यहां पर बड़ा शानदार एक प्रश्न बनता है, बड़ा ही शानदार प्रश्न बनता है। और वह प्रश्न क्या बनता है कि पृथ्वीराज तृतीय की भारत में प्रथम पराजित थी। और ऑप्शन ए में वो लिखेगा तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन का प्रथम युद्ध लिखते ही मित्रों अधिकांश विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे ही नहीं, इस तराइन के प्रथम युद्ध पर ही क्या कर देंगे? राइट का चिन्ह कर देंगे। ध्यान रखना, तराइन का प्रथम युद्ध नहीं था। भारत में इसकी प्रथम पराजय आबू अथवा अहिलवाड़ा का युद्ध था, जहां पर 1178 ईस्वी में मित्रों ध्यान रखना मोहम्मद गौरी को गुजरात के भीमदेव सोलंकी ने क्या किया था? पराजित। यह अपने भारत में इसकी प्रथम पराजय मानी जाती है मोहम्मद गौरी की, ना कि तराइन के पहले युद्ध की। अब मित्रों यहां से तो ये पराजित हुआ गुजरात से तो, लेकिन ये धीरे धीरे इस पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र लाहौर, कराची, पेशावर, इन पर अधिकार करते करते वहां पर 1181 में एक दुर्ग भी बनाया जिसे सियालकोट कहते हैं वर्तमान में। उसका निर्माण करते करते मित्रों ये दिल्ली तक आ गया। और दिल्ली में इस समय अपना शासक बताओ कौन सा राज था? पृथ्वीराज। क्योंकि अजमेर और दिल्ली जो है वो उस पर पृथ्वीराज जो है तृतीय अधिकार कर चुका है। क्योंकि जो अपने तंवर तोमर था उसको पराजित करके अपने देखा था कि जो विग्रह राज चतुर्थ है, उस तंवर तोमर को पराजित करके विग्रह राज चतुर्थ जो है उसने दिल्ली पर शासन किया था। तब से चौहानों की सत्ता ही दिल्ली पर स्थित है। और अब यहां पर गौर प्रदेश से मोहम्मद गौरी आया है। सबसे पहले मुल्तान में 1175 ईस्वी में भाटियों को पराजित किया। 1178 ईस्वी में गुजरात के भीमदेव सोलंकी से पराजित हुआ। उसके बाद 1181 में ये अपने लाहौर, कराची इन पर अधिकार करता है। और सियालकोट दुर्ग का निर्माण करते करते मित्रों 1191 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा 1191 ईस्वी तक जो है इसका आगमन या इसका प्रवेश बताओ कहां पर हो जाता है? दिल्ली पर हो जाता है। और दिल्ली आने के बाद में पृथ्वीराज तृतीय और इनके बीच में मित्रों एक युद्ध लड़ा जाता है, वो भी ध्यान में रखना है। 1100 तो यहां तक अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है मित्रों, लिख लेते हैं बिंदुवत। अब देखिएगा अगला बिंदु यहां पर लिख सकते हैं सीधा 1173 ईस्वी में, 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी ने गयासुद्दीन गौरी ने गयासुद्दीन गौरी ने गयासुद्दीन गौरी ने 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी ने गजनी का सूबेदार, गजनी का सूबेदार मोहम्मद गौरी को बनाया, मोहम्मद गौरी को बनाया। मित्रों 1173 ईस्वी में जब गजनी का सूबेदार मोहम्मद गौरी बन गया तो मित्रों इसके बाद गौरी महत्वाकांक्षी योजना के तहत आगे बढ़ रहा है। और अगला कदम क्या है गौरी का, लिख लेते हैं 1175 ईस्वी में, 1175 ईस्वी में मुल्तान के भाटियों को पराजित कर, मुल्तान के भाटियों को पराजित कर, मुल्तान के भाटियों को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार किया, इस क्षेत्र पर अधिकार किया। नेक्स्ट 1181 ईस्वी में पेशावर लाहौर को जीतते हुए
लाहौर को जीतते हुए सियालकोट दुर्ग का निर्माण करवाया। सियालकोट दुर्ग का निर्माण। यहां तक छापो दोस्तों, उसके बाद आगे चलते हैं। तक उतारिए दोस्तों, उसके बाद चलते हैं आगे। हाँ, यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया मित्रों। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अपन ने देखा कि पृथ्वीराज जो है इसके समकालीन जो 1173 ईस्वी में था, गजनी में मोहम्मद गौर अपने गयासुद्दीन गौरी था। लेकिन गयासुद्दीन गौरी ने 1173 ईस्वी में वहां का जो गजनी का गवर्नर है, यह गजनी का गवर्नर मित्रों मोहम्मद गौरी को बना दिया। और गजनी का गवर्नर जब मोहम्मद गौरी को बना दिया तो मोहम्मद गौरी मेतवाकांक्षा के तहत लगातार आगे बढ़ रहा है। और मेतवाकांक्षा के तहत जब लगातार आगे बढ़ रहा है तो मित्रों सबसे पहले इसने 1175 ईस्वी में, मित्र ध्यान रखिएगा, 1175 ईस्वी जो थी उस 1175 ईस्वी में मुल्तान में भाटियों को पराजित किया। उसके बाद मैंने कहा कि 1178 ईस्वी में आबू अथवा अहिलवाड़ा का युद्ध हुआ जहां पर खुद गौरी पराजित होता है। और 1181 में सियालकोट दुर्ग का निर्माण, जो कि अभी अपन ने देखा था मित्रों। अब देखना अगला बिंदु लिखना है, मोहम्मद गौरी। यह भारत आगमन के समय की घटना है मित्रों, जब गौरी भारत में प्रवेश कर रहा था। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में गुजरात शासक भीमदेव सोलंकी से पराजित हुआ। भीमदेव या भीम सिंह सोलंकी एक ही बात है। भीमदेव सोलंकी से पराजित हुआ। भीमदेव सोलंकी से पराजित। नेक्स्ट, आबू अथवा अहिलवाड़ा का युद्ध कहते। इस युद्ध को बताओ कौन सा युद्ध कहते? आबू अथवा अहिलवाड़ा। आबू अथवा अहिलवाड़ा का युद्ध 1178 ईस्वी में। आबू अथवा अहिलवाड़ा का युद्ध, अभी अपन ने देखा किस प्रकार से युद्ध हुआ, किस किस के मध्य हुआ था। यह हुआ था, एक तरफ तो था मोहम्मद गौरी, कहां का सूबेदार, गजनी का सूबेदार, और सामने है भीमदेव द्वितीय सोलंकी, भीमदेव सेकेंड गुजरात का शासक। कौन से वंश का? चालुक्य अथवा सोलंकी, एक ही बात है, चाहे चालुक्य बोल दें चाहे सोलंकी बोल दें। और विजेता बताओ इसमें कौन था? विजेता था भीमदेव। विजेता जो रहा था उसका नाम था भीमदेव सोलंकी। विजेता का नाम था भीमदेव सोलंकी। नीचे नोट लगा के लिख सकते हैं, मोहम्मद गौरी की इस पराजय को, ये पराजय मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय कहलाती है। भारत में प्रथम पराजय कहलाती है। प्रथम पराजय कहलाती है। मित्रों ध्यान रखना, मैंने अभी अभी बताया था, अगर आपसे पूछा गया
कि भारत में मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वो ऑप्शन ए में लिखेगा तराइन का प्रथम युद्ध, और आप तराइन के प्रथम युद्ध को राइट कर दोगे, गलत हो जाएगा। भारत में पहली बार मोहम्मद गौरी को जो पराजय मिलती है वो 1178 ईस्वी में आबू अथवा अहिलवाड़ा के युद्ध में मिलती है मित्रों। और आबू तथा अहिलवाड़ा का जो युद्ध होता है वो कब होता है? 1178 में। इसी युद्ध में मित्रों ध्यान रखना पहली पराजय मिली थी। यहां तक छापो, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां तक सभी साथियों ने उतार लिया मित्रों। तो यह था अपना मोहम्मद गौरी का भारत में आगमन का चरण। मोहम्मद गौरी के भारत में आगमन का चरण सब विद्यार्थियों को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोस्तों फिर से मैं बता देता हूं, 1173 ईस्वी तक गौर प्रदेश जो था, इधर से देख ले फिर से साथियों, 1173 ईस्वी तक यहां का जो गौर प्रदेश यानी पाकिस्तान के पीछे का जो प्रदेश था मित्रों, यहां पर जो शासक था उसका नाम था गयासुद्दीन गौरी। लेकिन 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी जो है मित्रों, वो अपने यहां का कार्यभार जो है, गजनी का जो गवर्नर है, वो गजनी का गवर्नर दोस्तों कौन से सन में? 1173 ईस्वी में जो है गजनी का गवर्नर बताओ किसको बनाते हैं? मोहम्मद गौरी को अपन लिख रखा है यहां पर, सूबेदार कहां का? गजनी का। मित्रों गौरी आगे बढ़ता है और उसका साम्राज्यवादी विस्तार नीति थी, उसके तहत वो आगे बढ़ता है। और आगे बढ़कर के मित्रों सबसे पहले 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, उस मुल्तान पर भाटी वंशों का शासन था, उस भाटियों को पराजित करके ये पहले अपने अभियान की शुरुआत करता है। 1175 में भाटियों को पराजित करने के बाद में दोस्तों अपने देखा कि ये गौर प्रदेश से आगे आता और 1178 ईस्वी में गुजरात के भीमदेव सोलंकी के ऊपर आक्रमण करता है। मित्रों उस समय भीमदेव सोलंकी भी शक्तिशाली था और भीमदेव सोलंकी और मोहम्मद गौरी के बीच में एक युद्ध होता है। उस युद्ध को अपन ने अभी देखा आबू अथवा अहिलवाड़ा का युद्ध। और आबू और अहिलवाड़ा जो है, उस आबू या अहिलवाड़ा का जो युद्ध हुआ था, इसमें मित्रों भीमदेव सोलंकी विजय रहा था और अपना मोहम्मद गौरी क्या रहा था? पराजित हुआ था। इस पराजय को भारत में गौरी की प्रथम पराजय कहते हैं। प्रश्न परीक्षा में बन सकता है, मोहम्मद गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। ऑप्शन ए में तराइन का युद्ध आएगा। मित्रों तराइन का युद्ध नहीं करना है, तराइन के युद्ध की पराजय बाद की पराजय थी। भारत में पहली पराजय जो होती है मोहम्मद गौरी की, वो आबू या अहिलवाड़ा में होती है, जो अभी अपन ने देखा। और उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी जो है
उसने सिंध प्रांत के अधिकांश भागों पर, लाहौर, कराची, पेशावर, यहां पर सभी क्षेत्रों पर मित्रों 1182 ईस्वी तक 1181 ईस्वी में इसने अभियान शुरू किया था और 1182-85 ईस्वी तक इस पूरे पाकिस्तान वाला जो बेल्ट था, इस पूरे पाकिस्तान वाले बेल्ट पर मित्रों ध्यान रखना, इसने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था मोहम्मद गौरी ने। और अधिकार करने के बाद में यह मोहम्मद गौरी जो है एक दुर्ग बनाता, उस दुर्ग का नाम ध्यान रखिएगा, दुर्ग जो है उस दुर्ग का नाम था सियालकोट, जिसका निर्माण 1181 में। उसके बाद यही गौरी जो है दोस्तों आगे दिल्ली में आ जाता है और दिल्ली में जो शासक था उस समय, क्योंकि चौहान साम्राज्य है दिल्ली में, दिल्ली और अजमेर पर उस समय पृथ्वीराज तृतीय का अधिकार था। आगे जब ये यहां पूरे पाकिस्तान को जीतते हुए दिल्ली की तरफ रुख करता है तो दिल्ली में मित्रों इसका सामना होगा पृथ्वीराज तृतीय से, और पृथ्वीराज तृतीय और इस मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध होगा, जिसे अपन कहेंगे मित्रों तराइन का पहला युद्ध। तराइन के पहले युद्ध के बाद में अगला जो युद्ध होगा उससे अपन कहेंगे दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के पहला और द्वितीय युद्ध के बारे में अपन विस्तार से दोस्तों चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज मोहम्मद गौरी का भारत में आगमन के कारण और दूसरा अपने अन्य शासकों के साथ संबंध पड़े थे। आशा करते हैं यहां तक के संबंध सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। कल तराइन के युद्ध पढ़ करके पृथ्वीराज तृतीय के चौहान का अपन इतिहास काल का विधिवत समापन करेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम।